पिछले चंद दिनों में एक मसला हिंदुस्तान की सियासत में और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में बहुत ज़ोर पकड़ रहा है। वो मामला शुरू हुआ मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से। नई बाबरी, उसकी तामीर का ऐलान हुआ। ये सियासी है, समाजी है, आइंदा क्या इसके नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। हमने मुल्क भर में ये जानने की कोशिश की कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबरी की ज़रूरत है। बहुत सारी आवाज़ों में जो सबसे मोतबर आवाज़ है मुसलमानों की आवाज़ है, उनमें एक बहुत ख़ास नाम है अफज़ाल अंसारी साहब। अफज़ाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाम टीवी पे आने के लिए। बहुत सारे मसलों पे आपसे गुफ्तगू करूँगा, बातचीत करूँगा मैं, जिसमें हिंदुस्तान की सियासत होगी, उत्तर प्रदेश की सियासत होगी, पूर्वांचल की सियासत होगी, आपकी फैमिली की बातें होंगी, आपकी लेगेसी की बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये कि मुर्शिदाबाद से एक नई बाबरी की तामीर का ऐलान हुआ है। आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के लिए कितना ख़तरनाक है? देखिए, आपने जिस मसले पर यह सवाल खड़ा किया जी, बेशक इस वक्त लोग फ़िक्रमंद हैं जी, मुल्क के हालात जिस तरह के बने हुए हैं। एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पे ये कोशिश है कि समाज को बांटा जाए और उसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। कोशिश एक तरफ से तो बहुत दिनों से चल रही है जी, और इसी तरह की गंदी सोच और कोशिश ने इस मुल्क को बंटवारा करा दिया था। इस मुल्क के बंटवारे की वजह यही भारत के लोगों को विभाजित करने वाली सोच ही थी, जहाँ एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े कट्टरपंथी नेताओं ने इस तरह का माहौल बना दिया इस मुल्क में कि तकरीबन 200 साल पुरानी ब्रिटिश हुकूमत का पतन भी साथ ही साथ हुआ और मुल्क के टुकड़े भी साथ ही साथ हो गए। अब उस कोशिश को लगातार जारी रखा गया। अब जिन्ना को फॉलो करने वाले लोग तो लब्बैक कहे और जिन्ना के सफ़र पे चले गए जी, लेकिन जिन्होंने अब्दुल कलाम आज़ाद को फॉलो किया, जो लोग डॉक्टर अंसारी को फॉलो करने वाले थे, मोहम्मद अली जौहर को फॉलो करने वाले थे, उन लोगों ने इस वतन को, जहाँ उनकी बुनियाद है, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनके अजदाद दफन हैं, इसी को अपना वतन तस्लीम किया। और मुझे बहुत सुकून है इस बात का कि बड़ी तादाद इस बात के हामी थी कि हमारा ये वतन है और हम मर करके भी इसी वतन में दफन होना चाहेंगे। जी, कम लोग थे जो तर्के वतन करके गए, हालांकि वहाँ जाने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिला। वो सुकून नहीं मिला। जी, आज तक उन्हें पाकिस्तानी नहीं कहा गया, आज भी उन्हें मुहाजिर कहा गया, जो हिजरत करके चले आए लोग। जी, बहरहाल एक तरफ से ये कोशिश लगातार उस समय से अभी जारी रही, लेकिन हम गर्व कर सकते हैं अपने हमवतन भाइयों पर, यहाँ के ख़ास तौर से हिंदू भाइयों पर, जो लगातार कोशिश होती रही कि उन्हें कट्टर बनाया जाए मज़हब के नाम पर और देश में दिलों का फिर से विभाजन किया जाए। लेकिन बहुत छोटे से हिस्से पर उनको सफलता मिली। बहुत कम तादाद, 10-12% ऐसी थी जो इस सोच के साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। आज भी 85% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सेकुलर मिजाज रखते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती है ये। वो आज भी गंगा जमुनी तहजीब को इस मुल्क में पूरी तरह से परवान चढ़े इसके लिए माहौल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है कि शरारत पसंद दो लोग पूरी भीड़ को में लेके तितर बितर कर सकते हैं, वही हालात है। अब एक नई कोशिश
उन्हीं लोगों की साजिश में होकर के शुरू कराई गई कि एक तरफ से सिर्फ कट्टर बनाने की कोशिश होगी तो ये तेज़ी से इसकी तरफ लोग रुजू नहीं हो पा रहे हैं जी। इसलिए दूसरी साइड से भी इस तरह की कोशिश होनी चाहिए और इस तरह की कोशिश शुरू हो गई। धीरे 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 वर्ग लाने की कोशिश, इश्तियाल अंगेज स्पीचें, और बात बात में जो आपने कहा कि अपनी क़यादत का मतलब क्या है, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा। अभी चंद दिनों पहले बिहार में ये नारा दिया गया था कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये एक सुनहरा ख्वाब था जी। हकीकत ये है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमाई करने का दावा करने वाले लोग और मुसलमानों की सियासी ताकत को अपनी ताकत का हिस्सा बनाने वाले लोग आज बिहार में इतना बड़ा नुकसान कर दिए जी कि उस असेंबली में 243 मेंबरों की असेंबली में महज 11 मेंबर मुसलमानों के बीच के जीत के आ सके। क्योंकि जब आप नफरत परोसने लगे तो एक तरफ से पहले से नफरत परोसी जा रही थी और जब नफरत की फिजा बन जाएगी तो उसमें सेकुलर ताकतों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसी कोशिश का एक नतीजा है। आपने सवाल किया है, मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन आपके ज़रिए जी मैं आपके सामाईन से ये सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि जो मुर्शिदाबाद का नाम आ रहा है और बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने की बात कही जा रही है, क्या बिल्कुल ज़ाहिरा तौर पर सीधे सीधे ये हमारे समाज में फिर से एक बुझी हुई आग जो राख बन चुकी है, उसको जलाने की कोशिश की जा रही है। उसको जलाने की कोशिश नहीं है। बाबर हमारे नबी थे। मैं पूछ सकता हूँ, आपके ज़रिए उस आवाम से पूछ सकता हूँ जी जो आपका प्रोग्राम सुने या देखे, क्या बाबर हमारे नबी थे? क्या बाबर कोई वली थे? क्या बाबर हमारे मुफ्ती थे? क्या बाबर इमाम थे? ना ऐसे कोई मजहबी रहनुमा थे, अलकाब जिससे उनको नवाजा जाए। जी बाबर एक शासक थे, एक बहादुर योद्धा थे। ये सारी चीज़ें थी हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की बुनियाद रखने वाले बाबर थे। 1526 में आए, अब 1530 में दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन एक साम्राज्य की स्थापना कर गए। हमें बात नहीं समझ में आती, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना, आप हज़रत अबू बकर के नाम पे मस्जिद बना लेते, आप हज़रत उमर के नाम पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे मस्जिद बना लेते जी, आप हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अली कलिमुल्लाह वजहो के नाम से मंसूब करके कोई मस्जिद बना लेते। तमाम वली हैं, बड़े बड़े अकाबरीन हैं, उनके नाम पर, ना बाबर के नाम पर, क्योंकि नफरत वो पहले से बाबर के नाम पे फैला रही है दूसरी वाली टीम जी, और उसी टीम की साजिश का हम हिस्सा हैं, तो हम भी उसके सामने शामिल हो गए। ऐसी ही बातें कहेंगे जिससे दोनों की बातें टैली हो जाए। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में संजीदा लोग संजीदगी से गौर करेंगे इस सवाल पर। एक तरफ से बंटवारे की कोशिश हो रही है क्योंकि वो नाकाम हो चुके हैं अपने मिशन में। मुल्क का बंटवारा तो हो गया, एक कट्टरपंथी ताकत मजहब के नाम पर एक नया मुल्क वजूद में लाने में सफल हुई, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों को निकाल के हटा लिया जाए, इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उससे बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, और माशाअल्लाह उससे बेहतर हालत में हैं, बहुत बेहतर हालत में, उससे बहुत बेहतर हालत में हैं। बिल्कुल। अब सवाल इस चीज़ का है कि अपनी क़यादत के नाम पर क्यों अपने लोगों को उनके साथ क्यों ठगने का काम किया जाए। जी, हम भी इस लायक नहीं हैं कि कोई इस्लाह कर सके आपको।
हम खुद अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, अगर मैं गलत हूं तो ऐसे सूरत हाल में जब एक तरफ से आग जलाई जा रही तो हमें घी नहीं डालना चाहिए, इससे बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। वो लोग हतोत्साहित हो चुके हैं 75 साल की कोशिशों के बाद। हमारे हमवतन भाइयों ने उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया, उनकी औकात 10-12% में सिमट के रह गई। अब वो मायूस हैं, इसलिए उन्होंने ये बी टीम तैयार की है कि इनके ज़रिए से माहौल जब इधर से भी इसी तरह का होगा, पहले भी एक आध लोग इस तरह की बातें, फजूल बातें कहते रहे हैं जी, लेकिन उससे नुकसान कौम का है, बिल्कुल दूसरे का नुकसान नहीं है, बिल्कुल, बड़ी वतन का नुकसान है, एकजहती का नुकसान बहुत अहम बात बताई अफजाल अंसारी साहब ने। हम अपने सलाम टीवी के नाजरीन को बता दें कि हम जो कह रहे थे इतने दिनों से, जब से मुर्शिदाबाद का इशू उठा है तब से हम ये कह रहे थे कि हमें बाबर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, और वही बात अफजाल अंसारी साहब कह रहे हैं कि जो बाबर न वो नबी हैं, न वो खलीफा हैं, न वो वली हैं। तो अगर आपको मस्जिद का नाम रखना है और रखना था तो वलियों के नाम है, नबियों के नाम है, किसी भी नाम पे मस्जिद रख लेते, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन चूँकि बाबर के नाम पे रखा है और आपको पता है कि बाबर के नाम पे अगर आप मस्जिद का नाम रखेंगे तो सियासत होगी, और सियासत होगी तो इसका फ़ायदा आपको होगा लेकिन कौम को नुकसान ज़रूर होगा। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाह रहा हूँ कि जब हम नैरेटिव की बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि हम वो 15% के नैरेटिव में फंस के रह गए हैं, नफ़रत का ये जो नैरेटिव है। आप जिस एरिया से आते हैं, जिस रीजन से आते हैं, वहाँ भी एक लॉ एंड ऑर्डर को एक ख़ास समुदाय कह लीजिए उससे जोड़ कर देखा जाता है। आप उसको कैसे लेकर चलते हैं, उसको कैसे रिएक्ट करते हैं कि आप उस एरिया की आप क़यादत करते हैं? आपका नेशनल चैनल है जी, और आपने जो सवाल रखा है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के बिल्कुल पूरब में आखिरी कोण पर एक पुराना ज़िला गाज़ीपुर है। बलिया पहले ज़िला नहीं था, गाज़ीपुर की एक तहसील था। जी, 1891 में बलिया अलग एक ज़िला बना, प्राचीन ज़िला है जी, और इस ज़िले का ये इतिहास रहा है कि इस ज़िले ने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा किया। हमें फ़ख्र होता है अपने उन बुज़ुर्गों के इतिहास को पढ़ कर के। जब मुल्क तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्वांचल का वो इलाका गाज़ीपुर और बलिया, उसमें भी ख़ास तौर से मोहम्मदाबाद तहसील और बलिया और बैरिया का इलाका और पूरा बलिया, ये तो 1942 में ही ब्रिटिश हुकूमत के झंडे कलेक्ट्रेट से, तहसीलों से उतार कर जला दिए गए और तिरंगा लहरा दिया गया था। 13 दिन तक उस क्षेत्र के बागियों ने अपनी बगावत की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत को ठप कर दिया था। 13 दिन बाद दोबारा फौजें गई हैं और फिर दमन हुआ है, बहुत से लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। हमारे कस्बा मोहम्मदाबाद में 8 लोग डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में तहसील पर झंडा फहराते हुए गोलियों का शिकार हुए। बैरिया में बहुत सी जगह पर अंग्रेज़ों ने कत्लेआम किया, नंदगंज में, सैदपुर में, ज़मानिया में। तो उस क्षेत्र में हमेशा जुल्म को एक्सेप्ट नहीं किया है, जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा खड़ा हुआ है। जी, अब ब्रिटिश हुकूमत के पतन के बाद भी चूँकि वो क्षेत्र बड़े बड़े सामंतवादियों का क्षेत्र था, ज़मींदारों का क्षेत्र था, तो वहाँ एक तरफ बड़े ज़मींदार, मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन अपनी ताकत के नशे में वो समाज के कमज़ोर और गरीब तबके को आज भी ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर देना चाहते थे। उस दौर में भी उस ज़मीन पर एक लीडर पैदा हुआ जिसे लोग सरजू पांडे के नाम से जानते हैं, कॉमरेड सरजू पांडे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, विधान परिषद के उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे हैं। वो एक ऐसा लीडर पैदा हुआ जिसके पीछे तमाम गरीब तबके के लोग मुत्तहिद होकर उसके साथ खड़े हुए और सामंतवादी जोर, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ।
गरीबों को समाज में प्रतिष्ठा के साथ, मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दो, इस सवाल को लेकर के। अब गाजीपुर में आज सरजू पांडे नहीं है। मैं सरजू पांडे का एक शिष्य हूँ। मैंने अपनी सियासत 1975 से शुरू की, जब इमरजेंसी का ज़माना था जी। 76 में मैंने MA पास कर लिया था। तो कामरेड सरजू पांडे के नेतृत्व में ही उस क्षेत्र में जो तमाम इस तरह की वर्चस्व के आधार पर गरीबों पर जुल्म ज़्यादती की घटनाएं होती थी, उसमें हम लोग गरीबों के पक्ष में खड़े होते रहे। वहाँ सांप्रदायिक माहौल नहीं है जी। ये नमूना है सारे हिंदुस्तान के लिए। गाज़ीपुर एक नमूना है, एक उदाहरण है, और गाज़ीपुर का इतिहास एक नमूना और एक उदाहरण है सारे हिंदुस्तान के लिए मिल्लत के सवाल पर। वहाँ 90% गैर मुस्लिम हैं, हमारे हम वतन भाई। अब आप समझ लीजिए, सारे नैरेटिव बनाने के बाद भी लगभग 50 साल से मैं सियासत में हूँ। 5 बार विधानसभा का सदस्य रहा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का। 3री बार लोकसभा का सदस्य हूँ। मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी बगल में ही मऊ ज़िले से 5 बार विधानसभा का सदस्य रहा। मेरे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी साहब भी उसी मोहम्मदाबाद से, जब मैं MP हो गया तो वो विधायक रहे। आज उनका बेटा शुएब उर्फ मन्नू अंसारी उसी सीट पर विधायक है, और मुख्तार का बेटा उसी सीट पर मऊ सदर विधानसभा से आज वो विधायक है। उस क्षेत्र में अवाम में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाने में ये ताकतें सफल नहीं हुई हैं। हाँ, अब इनको सफल करने के लिए ये ज़रूर कोशिश हो रही है। जब एक जगह कुछ होता है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया वहाँ जाती है। हमारे बाएं हाथ पर बाजू पर गोरखपुर है, गोरखपुर मंडल है, और हमारे दाएं बाजू पर बनारस है। जाहिर सी बात है, गोरखपुर का जो उनकी अपनी भूमि है, कर्म भूमि है योगी आदित्यनाथ की, और जो बनारस है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म भूमि है, और बीच में ये गाज़ीपुर का इलाका है। लेकिन इस क्षेत्र में चाहे गाज़ीपुर हो या बलिया हो या मऊ हो या आजमगढ़ हो या जौनपुर हो, अंबेडकर नगर, ये पूरी बेल्ट, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये पूरी बेल्ट माइनॉरिटी के वोटों की तादाद कहीं भी किसी जगह भी 15% से ज़्यादा नहीं है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर आप उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो 6ठे राउंड की गिनती गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल की 14 सीटों पर जो हुई, उसमें 4 सीटें बीजेपी के खाते में और 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। अंतिम राउंड जो 7वें राउंड की गणना हुई, जो वाराणसी मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल और आजमगढ़ मंडल, इसकी गणना जो 13 सीटों की हुई, इसका नतीजा आया 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 10 सीट समाजवादी, यानी 27 सीटों में 20 और 7 का ये मुकाबला रहा। वहाँ मुस्लिम वोट इस बेस हैसियत में नहीं है कि जिसे चाहें जिता लें, लेकिन वहाँ के तादाद में कम होने के बावजूद मुसलमान वो समाज में अपने जो हमवतन भाई हैं उन सबसे मिलजुल करके इस तरह से रम गए हैं कि उनका साथ देते भी हैं और उनसे साथ लेते भी हैं। तब ना हमारे जैसे 10% वाला प्रधानी का चुनाव अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई जीत के दिखा दे, और एक बार हो जाएगा, हो सकता है, इतनी बार हम ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हम कोई इतिहास लिखने वाले नहीं हैं, मेरे पूर्वज में हैं डॉक्टर फरीदुल हक अंसारी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के MP रहे हैं। हमसे पहले की पीढ़ी में रहे डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी, 2 राज्यसभा के भी MP रहे, लोकसभा के भी MP रहे। क्षेत्र में इस फैमिली को, चूंकि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में घर की महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों तक सबने उस आंदोलन में अपना किरदार अदा किया। 12 लोग हैं जो जेल गए, यातनाएं सही, सजाएं भुगती, अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म झेले,
लेकिन मुल्क को आज़ाद करा करके ही चैन लिए। तो वहाँ ये फिज़ा नहीं बन पाई आज तक। आपकी फैमिली की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ ये फिज़ा जो मज़हब के नाम पर दीवार खड़ा करने वाली है, माफ़ कीजिएगा, नहीं बन पाई। वहाँ जो हमारे हिंदू भाई हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं और बड़े बड़े शिवालय हैं और बड़े बड़े संत महात्मा तमाम लोगों की यहाँ उनके मठों में मैं स्वयं जाता हूँ। जो ओवरऑल जो हालात है और हिंदुस्तान मैं के या उत्तर प्रदेश के, जी, क्या उससे आपको तकलीफ होती है? हाँ, उससे आपको तकलीफ होती है? किस चीज़ से? जो माहौल जिस तरह से बदला जा रहा है, जिस तरह से नैरेटिव बढ़ा जा रहा है, जहाँ भी नासमझी से काम लिया जाएगा जी, 1 मिनट में कोई कहता है कि भाई हम कब तक दरी बिछाते रहेंगे, हम खुद क़यादत, कौन क़यादत करेगा? एक क़यादत करने के लिए खड़े हो गए वो मुर्शिदाबाद से जो साहब, अब उनका इतिहास आपको पता हो या ना पता हो जी, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं अबू ताहिर साहब जी, 2019 में उसी मुर्शिदाबाद सीट पर वो 17वीं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए और इस बार भी 18वीं लोकसभा में वही अबू ताहिर साहब हैं। तो जब वो लड़ रहे थे तो उनके अगेंस्ट बीजेपी कैंडिडेट यही हजरत थे। ये हुमायूं कबीर साहब को बात समझ में नहीं आती, नाम तो इनका हुमायूं है जी। कितने आदमी इस धोखे में भी आ सकते हैं। लगता है कि बाबर की औलादों में भी तो हुमायूं था, उसी नस्ल से हैं क्या ये चल रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं मीडिया के भाई हुमायूं को छुपाने लगे, अब कबीर 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 कहने लगे। कोई कबीर इस तरह से समाज में नफरत फैलाने की नीयत से और इस तरह से मस्जिद कहाँ नहीं बन रही है। गांव गांव में हर जगह जहां पुरानी मस्जिदों की नई तामीर की जा रही है, मरम्मत की जा रही है, नई मस्जिदें भी बनाई जा रही हैं इस मुल्क में, एक दो। लेकिन ये क्यों? इसलिए कि हम उनके लगाई गई आग में घी डालेंगे ताकि उनको फायदा पहुंचे। आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान के मुसलमान इतने बेवकूफ़ हैं कि वो उनके साथ लग जाएंगे? हमें उम्मीद है कि रह नहीं जाएगा कोई, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। उनकी फितरत को, उनके तरीक़े को, उनके बारे में सब मालूम होने लगा और छपने लगा। एक्चुअली हमारी भी कोशिश यही है के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, वो तृणमूल से कांग्रेस पार्टी से भी जीत चुके हैं और तृणमूल में जाकर के मंत्री भी बन चुके हैं। उनके सारे किरदार धीरे धीरे सामने आते हैं। हमारी कोशिश यही है, कम से कम एक चीज तो नहीं है जी कि वो मुस्लिम रहनुमा अपने आप को तो कहने की स्थिति में नहीं। हम लोग यही जिक्र कर रहे थे अभी, अगर उनको बहुत मुगलों के खानदान से उनका ताल्लुक है तब भी उनको बाबर की जगह औरंगजेब के नाम पे मस्जिद बनाते तो बात समझ में आती कि बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि उस राजशाही के दौर में भी एक ऐसा राजा उस मुग़ल काल के तख्त पे बैठा था जो सरकार के ख़जाने से भी अपनी तनख्वाह नहीं निकालता था। वो ख़ुद टोपी सीता था, तस्बीह बनाता था और तमाम तरह की कुरान की तफसीर लिखते थे और उसके पैसे से वो अपना खर्च चलाते थे। तो उनको कई लोग, बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो वली थे। अगर उनका भी नाम रहा होता तब भी एक समझ में आता कि ये कुछ सोच समझ के, इबादत तो अल्लाह की होगी मस्जिद में जी, तो बाबर नाम क्या करेगा वहाँ। बिल्कुल नहीं, दरअसल इन पूरे इश्यूज़ में उनको ये लग रहा था कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि नेशनल लेवल पे हो या किसी भी स्टेट लेवल पे मुसलमानों की क़यादत है नहीं, कोई नेता है नहीं। उनको लगा कि इस जगह को फिल किया जाए और बाबरी का इशू उठाया जाए, कुछ मुसलमान जज्बाती हैं, पीछे आ जाएंगे और फिर उनके पीछे चल पड़ेंगे। चूँकि ये उनको ऐसा लग रहा था। पिछली बार बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे बंगाल में ध्वस्त हो गए और रॉयल बंगाल टाइग्रेस है, वहाँ की जो लीडर है ममता बनर्जी, उसने इनके सारे चौकड़ी को नाकाम बना के हैं। और वहाँ जो नारा दिया कि एक उन्हें खेला हो बे, तो उसने खेला करके बंगाल में दिखा दिया, पूरी तरह से हारे। अब ये हर अपने हथकंडे अपना चुके हैं। तो अब ऐसे लोगों को ला के आगे किया जा रहा है कि इन लोगों के जरिए समाज को बांटा जाए। नफरत फैलेगी तो फायदा किसको होगा? और ये मैं नहीं समझता हूँ, कम से कम हम लोगों से तो बेहतर सियासी समझ रखते हैं बंगाल के लोग। पिछले इलेक्शन में वहाँ कई लोग गए थे किस्मत आजमाने, लेकिन खाता नहीं खुला था। हाँ,
अगले साल इलेक्शन भी है वहाँ पे, जी SIR का भी इशू है वहाँ भी और उत्तर प्रदेश जी में भी। जी। और आपने जैसा पहले कहा था, मैंने आपके बयान देखे हैं कि 4 करोड़ आपने गालिबन कहा था शायद कि वोटर्स जो है वो आउट हो जाएंगे। अब तो वही योगी जी कह रहे अब हैं, योगी जी वही कह रहे हैं, पता नहीं क्यों अखिलेश अब यादव ने भी नहीं कहा। कह रहे हैं, या रिपोर्ट आ गई या मेरी सुनी हुई कह रहे हैं। लेकिन जब अभी ये पता नहीं चला था कि कितना, अंदाज मैंने लगा लिया था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समाज में ज़मीन पे जी कि ट्रेनिंग दी गई है इनके लोगों को। इन्होंने अपने लोगों को, आज का भाषण हम खुद सुने हैं, अभी दे देंगे आपको। जी खुद योगी जी तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो 4 करोड़ कट रहा है, जो 16 करोड़ से 12 करोड़ पे आ रहा, इसमें 85% हमारे लोग हैं। वो तस्लीम है उनको। कह के तो शुरू किया था आपने कि हमको घुसपैठियों को निकालना है। उस लिस्ट में घुसपैठियों के जो नाम हैं, बोला गया सदन में कि अब घुसपैठिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनेंगे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, घुसपैठियों को भी बेनकाब करो, लेकिन संविधान में अगर एक वोट देने का अधिकार है तो सबके लिए है ना, राजा के लिए भी, रानी के लिए भी। तो जो लोग इस मक्कारी, इस चालाकी, इस धोखे, इस फरेब के साथ कि संविधान को हम धोखा दें, अपना नाम 4-4 जगह वोटर लिस्ट में रखे थे, हम तो चाहते हैं कि उनको देश निकाला मत दो, कम से कम उनका टीवी में, अखबारों में फोटो और नाम छपवा दो। ये कौन है 4 करोड़ लोग, ताकि देश देख ले कि रोहिंग्या वाले हैं कि बांग्लादेशी हैं कि पाकिस्तानी हैं कि अफगानी हैं, कि इन्हीं के आंगन में खेलने, कूदने, फलने फूलने वाले लोग हैं जिनके नाम खुद डिलीट हो रहे हैं। और इसलिए डिलीट हो रहे हैं कि ये अब फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। हमने इनमें से कई लोगों से बात होती है, हमने पूछा, वो 5 जगह खुद ही वोटर थे। उन्होंने बताया कि साहब मेरा नाम तो कनवान गांव में था। कितने लोग थे? बोला 13 हमारे घर में थे। और मैं मोहम्मदाबाद कस्बे में भी मेरी दुकानें हैं, मैंने वहाँ भी वो 13 नाम रखे थे। और मेरा एक बेटा रहता है गाज़ीपुर में, वो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़वाता है अपने, तो उसने 13 नाम वहाँ पे गाज़ीपुर में भी रखे थे। और कहाँ भाई? तो और तो कानपुर में एक फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर वो 13 नाम जो गांव में थे, कस्बे में थे, शहर में थे, वो कानपुर में भी हैं। सवाल इस चीज़ का है कि अब क्यों नहीं बढ़वा रहे हो? सब लोग तो कह रहे हैं। वो कह रहा भैया, जब आजम खां 2 पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है अब्दुल्ला आजम को, आजम खां साहब को, 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड या किसी भी तरह की इस तरह की 2 डेट ऑफ बर्थ, तो अगर हम भी 2 वोटर आईडी बनवा लेंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? कह तो रहे हैं लोग, नेता लोग घर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि फॉर्म भरिए, गांव में भी रहिए, कस्बे में भी भरिए, भरिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। हमने कह दिया अधिकारियों को, उनकी हिम्मत है, बोलेंगे नहीं। लेकिन अब वोटर समझ गया है कि हम अपनी आकबत खत्म नहीं करेंगे। ये कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, सब पकड़ लिया जाएगा। एक मंत्रा इधर उधर करने वाले भी पकड़ जाएंगे। और सारे BLO जो चुनाव आयोग की तरफ लगाए गए हैं वो, और मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर उन्होंने जो अपने BLO तैयार किए हैं उनको फुल ट्रेंड किया है। अभी तक तो काम कोई छूट न जाए वोटर, जायज़ वोटर इस ड्यूटी को निभाया, और अब इस ड्यूटी को निभा रहे हैं। कोई नाजायज़ उसमें नाम डाल न ले, अगर डाले तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराएंगे। ये चल रहा, इसलिए घबराहट है। अब एक विधानसभा में जो सबसे कम कटा है वो 50,000, 60,000, 70,000 कटा है। जिस मोहम्मदाबाद का मैं जिक्र कर रहा था, 77,000 वोट एक विधानसभा में कटा है। और योगी जी खुद कह रहे हैं 85% वोट हम लोगों के कट रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के हवाले से। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मुस्लिम रिलेटेड हैं, मदरसे का इशू हो, मस्जिदों का इशू हो, और ऐसे बहुत सारे इशू हैं जिसमें मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि वो हाशिए पे हैं। समाजवादी पार्टी को ये कहा जाता है कि भाई मुसलमानों का काफ़ी यकीन जो है, वो एतमाद जो है, वो समाजवादी पार्टी पे है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत की हम बात करते हैं, बयानों के अलावा कुछ होता नहीं है। देखिए, हम बताएं आपको, कुछ लोग कंपैरिजन करने लगते हैं जी कि समाजवादी पार्टी, या उनकी ख्वाहिश है अंदर से, वो भी एक साजिश का हिस्सा है जी, कि समाजवादी पार्टी अपना नाम समाजवादी पार्टी हटा करके मुस्लिम लीग रख दे। तो ये तो नहीं, ये अपेक्षा तो नहीं पूरी होगी,
वो एक आइडियोलॉजी है, समाजवाद की आइडियोलॉजी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के होठों पर भी मुस्कान चाहिए। वो कमज़ोर होगा, वो गरीब होगा, वो लाचार होगा, वो बेकस होगा, वो बेसहारा होगा। और जाहिर से है ये कमज़ोर, लाचार, बेकस, बेसहारा और ऐसे लोग जिनका हक न मिल रहा हो, उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है। बिल्कुल, क्यों नहीं उसमें से अपने को अलग मान, सब उसमें शामिल है। लेकिन अलग से ही कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ अलग से मुसलमानों की बात हो, ताकि हमको मौका मिल सके रेजर रेज उठा दे और बालर बाली मार दे। तो ऐसा समाजवादी पार्टी विचारधारा से लैस एक पार्टी है और वो हक के सवाल पर, सच्चाई के सवाल पर हमेशा मजलूम के साथ खड़ी है। एकदम साफ बात है, लेकिन लगता है और लड़ रही है। अब किसको सर्टिफिकेट दिखाए कि हम अब ये नहीं कर सकती जो लोग खुद कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं उसी तरह से समाजवादी पार्टी हो जाए क्या, ताकि दूसरी टीम। देखिए मसले बहुत है, सिर्फ मुसलमानों के मसाइल नहीं, दलितों के मसाइल हैं, ओबीसी के मसाइल, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन अगर मुसलमानों की बात करें, चूंकि मुसलमान हमेशा से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है, उनके वोटर्स रहे, कोर वोटर्स रहे हैं, मुसलमान छिटके नहीं वहाँ उत्तर प्रदेश में, और यही वजह रही कि कांग्रेस वहाँ कमज़ोर हो गई। तो मैं ये मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या सिर्फ बयान के अलावा अगर ग्राउंड पे कुछ सपोर्ट दिखे, देखिए मेरी बात सुनिए, तो क्या मेरी बात सुनिए, मैं समस्या को कौम से नहीं जोड़ूंगा जी, और आपसे भी कहूंगा कि उस चश्मे से देखिएगा तो फिर जो दूसरे लोगों के चश्मे हैं वही मेरी भी चश्मा हो जाएगा, और मैं आंख खोल के कम बतियाऊंगा, आंखियां बंद करके बात करूंगा जी। आंख बंद करके बात करना जी, आंख न मिला पाना, इसमें भी बहुत बड़ा राज होता है, अंदर से एहसास होता है। बिल्कुल। तो मैं आंख खोल के बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी जो कर रही है उसमें आप सब शामिल हो। मुसलमान हमारे हक में भी कर रही है। आप चाहते हो सिर्फ ठप्पा लगा के मुसलमान की बात करें। समाजवादी पार्टी ऐसे क्षेत्र में जहां 90% हिंदू है वहां एक मुसलमान को टिकट देती है, लेकिन वो कैसे डिक्लेयर होगा? हमारी पीठ पर जब मुस्लिम लीगी हम हैं ठप्पा लगेगा तब ना मालूम होगा कि मुस्लिम लीग के, सुनिए पहले, मुस्लिम लीग को प्रमोट किया जी, तवज्जो दिया, बढ़ावा दिया, ये कैसे मानिएगा आप? हमारी पीठ पे मुस्लिम लीग का ठप्पर नहीं है, इसलिए नहीं मानेंगे। हम आपसे पूछते हैं, जब समाजवादी पार्टी बेरोजगारों की बात करती है तो मुसलमान बेरोजगार नहीं है। हम आपसे पूछते हैं महंगाई का सवाल जब समाजवादी पार्टी उठा के लड़ती है तो क्या महंगाई का शिकार मुसलमान नहीं है? हम ये भी सवाल करना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है तो क्या भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान नहीं है? क्यों एक नाम से आप उसको जोड़ करके चलना चाहते हैं? देखिए जोड़ नहीं रहा हूं मैं सिर्फ मेरा एक सवाल ये है, एक सवाल है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार मुसलमान है। हम अपनी कौम के रहनुमाओं से, मैं कल एक सीरत पाक के जलसे में गाजीपुर में शिरकत करके आया हूं, कल का जलसे में, और मैंने जलसे में खिताब करते समय मंच से अपने रहनुमाओं से, जो दीनी रहनुमा बैठे हुए थे, उनसे हमने इल्तिजा की कि अल्लाह ने खुद कुरान में वादा किया है कि कयामत तक कुरान का एक लफ्ज घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन हम कई हजार, कितने लाख, कितने करोड़ और कितने अरब हाफिज बनाएंगे उस कुरान को महफूज करने के लिए। हमारा बच्चा 13 साल में और 14 साल में हाफिज कुरान बन सकता है, तो वो 20 साल में IAS नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या वो साइंटिस्ट नहीं बन सकता? क्या वो अच्छा वकील नहीं बन सकता? क्या इस देश और समाज को चलाने के लिए हमारे नबी ने खुद कहा है तालीम हासिल करो, और तालीम के रास्ते में जो भी तालीम है, जिस तालीम से आप अपने मुल्क की, अपनी कौम की, अपने घर की, पूरे माशरे की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हो, उस तालीम को हासिल करो। हुजूर ने खुद कहा था तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना हो तो चले जाओ। और हमारे यहाँ खाली झूमते रहे बस। हम कितने लाख करोड़ लोगों को, सबको जरूरी है दीनी तालीम, दीन नंबर 1 जी, लेकिन दुनिया से अलग हटके बिल्कुल नहीं। दुनिया में कैसे? हमारी गलतियां हैं, कब हम उसे सुधारेंगे? हमारी गलती है जब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के दौर में
जब छापा खाना जर्मनी में बना और तय हुआ कि अपनी मालूमात को वो छाप करके दुनिया में फैलाएगा, तब एक फतवा आया था जनाब कि ये मालूमातों को अगर छाप करके कहीं इसको भेजा जाएगा तो ये बिदअत हो जाएगा। और भाग गए लोग, 300 साल तक इस पर रिव्यू नहीं हुआ। हमने गलतियां जो की हैं, हम अपनी गलती बता रहे हैं। हमारे अकाबिरों ने गलती की, जब जदीद तालीम का मरकज था बगदाद, सारी दुनिया में जदीद तालीम हासिल करने के लिए लोग बगदाद जाते थे, तब एक फतवा आया था। और वो फतवा आया कि अलजबरा आपने सुना होगा, आज अंक गणित कहा जाता है, बीज गणित कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अलजबरा। दुनिया में सबसे ज़्यादा महारत हासिल थी इस्लाम के मानने वालों को, और तमाम तरह के मालूमातों का नया नया इजाफा हो रहा था। उस दौर में फतवा आया कि ना हिंदिसों को जोड़ घटा करके और गिनतियों को मिला करके नतीजा निकालना बिदअत है। हम साइंस से भाग गए, हम मैथ से भाग गए। हम जब साइंस से भागेंगे, हम जब मैथ से भागेंगे, तो आज दुनिया उसी साइंस और मैथ के रास्ते से, वो भी तालीम का एक हिस्सा था। हमारे रसूल की जो फरमान थे, उस फरमान को कबूल करके उस तरफ हमारे नौजवान बढ़ रहे थे, और हम रुके। हमने तो गलतियां की हैं जब लाउड स्पीकर आया है। अलजबरा ने भी तो मुसलमान साइंटिस्ट नहीं दिया। हमने गलतियां की हैं जब लाउड स्पीकर आया है, तो हमने लाउड स्पीकर को कह दिया ये आवाज़ बढ़ाने वाला मशीन, ये तो शैतान के गले की आवाज़ है जो बढ़ घट रही है। हमने कैमरा जब आया, ये कैमरा, जिन कैमरों में फ़ोटो खींची जाने लगी, हमने इसको भी नाजायज़ करार दे दिया था, गैर शरई है। और फिर ये रिव्यू हुआ, सब रिव्यू हुआ, लेकिन देर करके। उसी का नतीजा है कि दुनिया में जिस तरह की तरक्की उस वक्त चल रही थी, उस रफ्तार को रोक दिया गया। एक शेर है अल्लामा इकबाल का, तारीख ने देखी हैं ऐसी भी कई घड़ियां, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। बेशक आज हमारे नौजवान उधर उनका रुख मुड़ा है। उनको बाहर कौन लाए? नहीं, अब मुड़ा है, अब मुड़ा है, खुद नौजवान मुड़ा है। बहुत वक्त लगेगा, कम तादाद में है, लेकिन मुड़ा है। आज आप देख लीजिए, आज आप देख लीजिए, हमारे तालीम याफ्ता नौजवान भी आज दुनिया की जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करते हुए अब मुकाम हासिल करने लगे। ये तादाद और बढ़े, तेजी से बढ़े, इसकी ज़रूरत है। और इसमें जो दीनी अकाबिरीन हैं, जो दीनी रहनुमा हैं, उनके तरफ से जब इस पे जोर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं मसले का हल हो जाएगा। आज साइंस, टेक्नोलॉजी और दुनिया की आधुनिक जदीद तरीकों के जरिए जो मालूमातें हासिल हो रही हैं, उसमें सब में आपका बेटा भी, आपके लोग भी महारत हासिल कर सकते हैं। आप उलेमाओं की बात कर रहे हैं, काबिरीन की बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात में सिचुएशन ये हो गई कि लोगों को लगता है कि भाई साइलेंट रहो तो सेफ हो। ये बहुत सारे लोगों में देखता हूं मैं कि वो कहते हैं इस इशू पे बोलना नहीं है वरना फंसना कौन चाहता है। बात बढ़ती चली जाएगी। आप उस तारीख को पढ़िए जी, जब खलीफा हारून रशीद के दौर में 4 लश्कर तैयार हुए जी। एक कतीबा बिन मुस्लिम की क़यादत में चीन की तरफ गया, एक उबैद बिन अब्दुल्ला की क़यादत में कुस्तुनतुनिया की तरफ गया, और एक मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में सिंध और हिंद की तरफ भेजा गया, और एक मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में, एक तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में इंदलिस भेजा गया जो स्पेन है। जी। फतूहात के उस दौर में जब सारी दुनिया की तरफ इस्लाम का लश्कर और इस्लाम का पैगाम पहुंच रहा था, उसी खलीफा ने फरमान जारी करके अपने लश्कर के उन सिपह सालानों को वापस बुलाया। हमारी तारीख देखिए ना, पढ़ करके रोए खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को सजाए मौत दी गई, बुला करके, वापस बुला करके सजाए मौत दी गई। कतीबा बिन मुस्लिम को सजा दी गई, उबैद बिन अब्दुल्ला को सजा दी गई। एक वापस नहीं आया, नाफरमानी कर दिया, वो तारिक बिन ज़ियाद था। उसने कहा हमने अपने सफ़ीने जला दिए। दश्त तो क्या था, बहर जुल्म हमने अपने सफ़ीने जला दिए, अब हम फतह करके ही वापस आएंगे। तो ऐसे हम, जो हमारी तारीख है जिसमें ऐसी कुछ गलतियां हमारी हैं, उससे हमको सबक लेना चाहिए। आज के दौर के मुसलमान हिंदुस्तान में
क्या करे? पहले तो उनके मसाइल क्या है, सबसे बेसिक क्या है? देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो तालीम पे अपना जोर दे जी, और हमारी बात भी या किसी की बात भी उसको अपने जहन में तौले कि सिर्फ हमको भड़काने के लिए कुछ किया जा रहा या इस रास्ते पर चलने से हमें कोई राहत होगी। अंधा पागल भी समझ जाएगा कि बाबर के नाम पर आज हिंदुस्तान में और बंगाल में मस्जिद, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, ऐसे हालात में ये एक नाजायज कोशिश है, साजिश है और ये फितना है। रसूल फितने के लिए जो कहा गए, आप समझ सकते हैं, ये आज के दौर का फितना है। मुनाफिक हमारे बीच में है, उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले आस्तीनों में कुछ और रख लेते थे। उस दौर में भी ये मुनाफिक थे, इस दौर में भी मुनाफिक हैं और फितना इसी तरह का फैलाया जाता है जिससे दिखाई कुछ दे और उसका असर कुछ हो। इस वक्त तो यही कोशिश है, लगेगा कि हम बहुत किसी के हक की बात कर रहे हैं, किसी के इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई उसकी कुछ नहीं होगी। देखिए, इस हुकूमत के खिलाफ एक जगह से जो कुछ भी बोल दिया जाए, एक बार कोई टोकने वाला भी नहीं मिलेगा। हमारे जैसे इंसान की तो जबान भी काट दी जाएगी। इसी सवाल में आना भी चाह रहा था कि आजकल ये है कि अगर आपने सिस्टम के खिलाफ कहा, बिल्कुल, तो आप एंटी नेशनल, मैं झेल रहा हूँ, तो आप एंटी नेशनल हो गए। मैं झेल रहा हूँ। और आपकी जैसे पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आपकी एक लेगेसी रही है पूरे ख़ानदान की, और जिस तरह की का इमेज अब बन रहा है या बनाया गया है, कितनी तकलीफ होती है आपको? क्यों नहीं तकलीफ होगी? हमारे अजदाद ने मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई में कुर्बानियाँ दे दी। हमारे अजदाद ने, ब्रिगेडियर उस्मान साहब का नाम लूँगा, जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के जबड़े से छीना है, झांगर घाटी को, नौशेरा घाटी को, ये जम्मू का पूरा इलाका, वैष्णो देवी का, ये सब कबायली और पाकिस्तानी फौजें घुस चुकी थी। कुर्बानी दे दी अपनी आप की उन्होंने, और जो वतन पर कुर्बान हो गया, जिसने जिना के आफर को ठोकर मार दिया, जिसका सर लाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ, आज उसके लोगों से, उसके घर वालों से, उसके नस्ल के लोगों से, उसके खानदान के लोगों से तमाम तरह के सवाल होते हैं। आप इस मुल्क के वफादार हो कि नहीं हो, आपको पता नहीं है। मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि सुनो, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं कि हम भारत के वफादार हैं कि नहीं ना। हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने खुद ही ये फरमाया है कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक जुज़ है। तो हम अपने रसूल की हर बात को, हर लफ्ज़ को तस्लीम करने वाले लोग हैं, और हम उस मोहब्बत में, अपने रसूल की मोहब्बत में, अपने वतन पर मर मिटने का भी जज्बा रखते हैं, और मर मिट गए जिन्होंने कभी उंगलियां भी नहीं कटाई। आज वो सरबराह बने बैठे हैं और वो सवाल करने वाले बन गए, जिन्होंने 10 बार माफ़ी मांगी, जिन्होंने कलेक्टर से, उस दौर के कलेक्टर को मिलने वाली तनख्वाह से भी ज़्यादा सरकारी ख़जाने की पेंशन मंजूर कर ली, वो लोग उनकी निगाहों में आज वीर हैं। और जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, उनको आप आज की भाषा में अपने लानत और लमानत से नवाजने का काम करते हैं। आपके ख़ानदान की बात चली, तो अगर आपके भाई की बात ना हो, जिक्र ना हो उनका, तो बिल्कुल इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी साहब की आखिरी बातचीत कब हुई थी? वो 26 तारीख थी, जब हमें जेल सुपरिटेंडेंट का एक टेलीग्राम, रेडियोग्राम सुबह में 3 बजे भोर में मिला। थाने से लोग आए, दिए कि उनकी हालत ख़राब है, मेडिकल कॉलेज में बांदा में एडमिट है। मैं भाग के गया, मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि उनको रमज़ान का महीना था, सहरी के वक्त के खाने में उन्हें जहर दे दिया गया है, और ये स्लो पॉइज़न है, और मेरे जिस्म में इसका इतना असर हो चुका है कि मेरे पेट में गैस भर गई है, मेरे जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई है, और मुझे इलाज कराने के लिए किसी लखनऊ के हॉस्पिटल में ले चला जाए। यहाँ ये लोग बहानाबाजी कर रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन दे रहे हैं।
मैंने रिक्वेस्ट किया, कहे लोग कि अरे साहब वहाँ ले जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, बजट स्वीकार। हमने कहा हम ये सारा खर्च वहन करने को तैयार हैं उस परिजन की हैसियत से, आप इनको मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है। लेकिन इन लोगों ने मंसूबा बना रखा था। मुख्तार से देखिए, जो कहा जाता है ना कि एक खौफ था, तो ज़रूर मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन कौन खौफज़दा है? एक गरीब आदमी, एक भी गरीब आदमी उससे दुखी नहीं था, सब उसको दुआएं देते थे। समाज को दबाने वाले, समाज पर जुल्म करने वाले जितने दबंग लोग हैं, जितने बहुत बड़े बड़े बलवान लोग हैं जो ज़मीन के अंदर घुस घुस के बच रहे थे, वो परेशान थे और इस सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त था। उन सबको बचाने के लिए मुख्तार का खात्मा ज़रूरी था और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनके साथ ये सब कुछ हुआ। एक सियासतदान से गैंगस्टर, ये कैसे हुआ? कैसे बना ये नैरेटिव? आप लोग, ये नैरेटिव कैसे बना? आप लोग काफ़ी हो, जिसको चाहे जो बना दो। आपसे माफ़ कीजिएगा, मतलब मीडिया के लोग। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये हुआ कैसे? मीडिया ये हुआ कैसे? अच्छा, मीडिया जब उसकी खबरें क्या छापी जाएं, ये तय हो जाएगा। सूचना विभाग का अधिकारी पहले बना करके भेजेगा कि यही खबर चलनी चाहिए, तो और क्या होगा। हम कहा हमारे क्षेत्र में कमज़ोर और गरीब की हिमायत में उसके पंथ में खड़ा हो जाना, उसके सफ में खड़ा हो जाना, यही हमारे परिवार का और मुख्तार का यही सबसे बड़ा अपराध था। गरीबों की हिमायत में, उनकी मदद करने के लिए, उनकी इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए, उनकी जगह ज़मीन पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा न करे, उसके लिए हम हमेशा गरीबों की मदद करते रहे। अब आप मीडिया के भाइयों की निगाह में और कुछ उसी मानसिकता के उन जो बड़े असली माफिया लोग हैं, उस माफियाओं को संरक्षण देने वाले तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, इन सबकी मिली साजिश से तमाम बड़े बड़े अपराधियों, गैंगस्टरों, माफियाओं और पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों, इन सब की मिली भगत से इस तरह के हालात पैदा। चलिए, एक कहानी है जो मैं खुद से नहीं पूछूंगा आपसे, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं। मैं चाहूँगा कि आप व्यूवर्स को खुद बताएं कि चूँकि मऊ वाला जो वाक़या हुआ था उसके पीछे असली कहानी बता रहे हैं। असली कहानी ये है, मऊ के मुख्तार विधायक हैं जी। मऊ में विजयदशमी के पर्व के बाद जब भरत मिलाप का दिन था जी, उस दिन रात के वक्त जामा मस्जिद में तराबी हो रही थी, बगल में मैदान में दूसरे दिन भरत मिलाप होना था। जो सजावट बजावट करने वाले लोग थे, उन लोगों ने रात में ही रिकॉर्डिंग वगैरह लगा रखा था। लाउड स्पीकर सजा भी रहे थे और रिकॉर्डिंग कर भी रहे थे। मस्जिद के कुछ शरारती लड़के निकले, उन्होंने कहा कि इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उन लोगों ने तार और खोल दिया। अब इसके रिएक्शन में 100% सच यही है, इसके रिएक्शन में वहाँ हिंदू युवा वाहिनी, जो योगी आदित्यनाथ का एक अलग संगठन है, उसके लोगों ने चौराहा जाम करके और रोक दिया रास्ता और कहा कि अब हम कल नहीं मनाएंगे भरत मिलाप। एसपीडीएम सारे लोग मना के थक गए। सुबह में 7 बजे बच्चे जब स्कूल जा रहे थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रिक्शों की और गाड़ियों की लग गई। इसी दौरान कुछ जो धरने पर बैठे हुए लोग थे उनके बीच और वहाँ के जो मुकामी लोगों के बच्चे स्कूल जाने वाले थे उनके बीच कहा सुनी तू मैं गाली गलौज हुआ, फिर पथराव हुआ। उसी समय छत पर अपने खड़े होकर के ये हिंदू युवा वाहिनी का जो ज़िला अध्यक्ष था उसने खुद ही गोली चला दी, कई लोग घायल हो गए। यहाँ से दंगे की शुरुआत हो गई। अब पूरे शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैली, हर तरफ दुकानें बंद हो गई, भगदड़ मच गई। एसपी ने, डीएम ने थोड़ी देर तक कोशिश की निकल करके पुलिस लेकर के, कोई अतिरिक्त फोर्स नहीं थी। इन लोगों को समझ में आया कि मुख्तार साहब को भी बुलाया जाए। इन्होंने फ़ोन किया, मुख्तार साहब वहाँ से 50 किलोमीटर दूर अपने घर पे थे यूसुफपुर में।
एसपी ने भी किया, डीएम ने भी कहा कि आप आ जाइए, यहाँ आपका क्षेत्र है, यहाँ दंगा हो रहा है और दंगा काबू के बाहर हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा आपके हम सब के लिए। मुख्तार हम भी घर पे थे, उन्होंने बताया हम थे, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी खबर आ रही है, हम कहा जाइएगा मत, यहाँ से जितना कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं लेकिन जाइएगा मत। और मैं चला गया ज़मानिया, इलेक्शन ज़िला पंचायत के सदस्यों का था, लेकिन वहाँ उनको बाद में और भी फ़ोन आए और वो चले गए। वहाँ जाने के बाद उस समय कर्फ्यू का अनाउंसमेंट हो रहा था, बताया गया कि डीएम और एसपी साहब दोनों कोतवाली में बैठे हुए हैं। ये कोतवाली मऊ में गए जी, मऊ के डीएम और एसपी से इन्होंने कहा चलिए हम सब लोग सड़क पे अब भी घूमें, कोशिश की जाए। उन लोगों ने कहा नहीं, अब अनाउंस कर दिया है, हम आपको फोर्स देते हैं, 2 गाड़ी फोर्स आपको दे रहे हैं, आप घूमो, आपके घूमने से पब्लिक में थोड़ा नॉर्मल होने की गुंजाइश बनेगी, हम लोगों का इस तरफ घूमना ठीक नहीं है। ये जो लोग उनके साथ घूमे हैं, जो राइफल बंदूक दिखाते हैं, मेरा पूरी चुनौती है सारी व्यवस्था को जी, उसमें एक कोई निजी बंदूक किसी की हो, मुख्तार की या किसी की, वो सब पुलिस के लोग हैं जिसको वहीं के एसपी ने और डीएम ने दिया है सुरक्षा के लिए कि जाइए साथ और जाके इस दंगे को कंट्रोल कीजिए। जो आदमी दंगा कंट्रोल करने के लिए जा रहा, 2 कैमरामैन पीटा जा रहा मीडिया वालों का, भैया 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 क्या हुआ, अरे हम लोगों को लूट रहे मार रहे हैं सब। उन लोगों को बचा लिया, अपनी गाड़ी में उठा लिया, उनके कैमरे भी उनको दिला दिया और वो उसी पीछे वाली गाड़ी में से बैठ के आगे वाली गाड़ी की सारी सीन बना रहे हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। जगह जगह पर जा कर के इन्होंने लोगों से, पब्लिक से अपील की कि दंगा न करिए, ये अच्छा नहीं है। और कोई भी संजीदा आदमी अपने चमन को जलता हुआ देखेगा तो वो पानी डालेगा, उसमें घी नहीं डालेगा। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन साजिश के तहत उस जो सीडी बनी उसमें से उनकी आवाज़ को गायब कर दिया गया। अब बग़ैर आवाज़ की सीडी आज भी चलती है और आपको हम कहिए तो उपलब्ध करा दें। यहीं राजू शुक्ला साहब की लाइब्रेरी से हम आकर के उस सीडी को ले गए जो आवाज़ के साथ थी। उसमें क्या कह रहे हैं? साफ 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 एक लफ्ज भी उसमें दंगा भड़काने का होगा, मैं सजा भुगतने के लिए थे। एग्जैक्टली क्या कह रहे थे? नहीं, उन्होंने जैसे हॉस्पिटल में एक लाश पड़ी थी तो उसने कहा कई लोग घायल हो गए हैं, बीएचयू के लिए रिफ़र कर दिया, मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है। वहीं से टेलीफोन कर रहे हैं सीएमओ गाज़ीपुर को कि सीएमओ साहब आपके यहाँ 5 एम्बुलेंस हैं, आप कम से कम 2 एम्बुलेंस मऊ में भेज दीजिए, हालत बहुत ख़राब है यहाँ। कई लोग घायल भी हैं, कई लोगों को गोलियाँ लगी हैं। एक जगह जा रहे हैं जहाँ एक बुढ़िया घायल स्थिति में है, वो बिंद जात की हिंदू महिला है, उसको उठा के अपने गाड़ी में ले रहे हैं। एक जगह जा रहे हैं जहाँ एक छोटे से मंदिर पर चौराहे पर आग लगी हुई है, अपने हाथ से खड़े होकर के अपने लोगों से बुतवा रहे हैं। तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने घरों में जाइए और किसी तरह से इस दंगे को शांत कीजिए। ये अगर नहीं होगा तो दुनिया की हर सज़ा हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप वो सीडी चला दीजिए हिम्मत हो तो, और सीडी है, उस सीडी को चलाइए और उस सीडी का आप वो करा लीजिए, एग्जामिन करा लीजिए कि उसमें कोई चीज़ जोड़ी गई है बाद में। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बनाना एक मकसद था, एक साजिश था, मुख्तार के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया जाए। उस मामले में मुलजिम बना दिए गए। 3 दिन के बाद एसपी डीएम हटा दिए गए, नए एसपी ने आया, आके मुकदमा लिखा दिया कि मुख्तार साहब ने दंगे में रोल अदा किया है। अब मुख्तार के खिलाफ मुकदमा हो गया। मुख्तार जेल चले गए 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 2005, और फिर उनका निधन ही हो गया उसी जेल में। 18.5 साल लगातार जेल में रहने के दौरान मऊ दंगे का मुकदमा ट्रायल हुआ, ख़त्म हो गया, सारे मुकदमे ख़त्म हो गए। ज़बरदस्ती उनके खिलाफ झूठे मुकदमे डाल डाल के और क्या क्या कहा जाए, अब वो रहे नहीं। किसी भी तरह से उस आदमी को सज़ा करा दी जाए, उसका खात्मा कराया जाए, इनका मकसद था। इन लोगों का मकसद पूरा हो गया। मऊ के इस मामले से थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। अब मुख्तार अंसारी की डेथ भी हो गई, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, इन तमाम चीज़ों से सियासत के बीच कैसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बता दिया कि मुख्तार साहब का इंतकाल हो जाने के बाद अब कोई उस तरह का कंट्रोवर्सी रही नहीं। उनके साहिबजादे, बड़े साहबजादे, कुछ मुकदमे उनके ख़िलाफ़
बनाए गए। उसी दौरान जब मुख्तार जेल में थे तभी अब्बास को भी जेल में डाल दिया गया। वो विधानसभा के सदस्य हैं मऊ से। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि एक स्पीच में के मामले को लेकर के कि उन्होंने जो हेट स्पीच दी थी उसके लिहाज से उनकी सज़ा हो गई थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया। उनकी सदस्यता बहाल हो गई। अब फिलहाल तो और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात रह नहीं गई है। उनके छोटे बेटे उमर के ऊपर भी एक इस तरह का मुकदमा लिखा गया कि उन्होंने अपने माँ की गलत दस्तखत करके और वकालतनामा दाखिल किया है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ भी 420 वगैरह का अब हाई कोर्ट में उसमें भी ज़मानत हो गई और ये देखा गया कि जिसने दस्तखत किया है जब उसको इनकार नहीं है तो किसी दूसरे को इस तरह से कहने का कोई कानून में हक भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो मुसलमानों के या मुस्लिम लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, वो चेन जो थी जो उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, खाली मुसलमानों पे मत आइए, हम भी उसी तरह से बोलेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। आपके सवाल हो सकते हैं। जो भी विरोध की राजनीति करेगा उसको या तो हमारे पक्ष में आ जाए या उसका जम के दमन होगा। विजय मिश्रा कौन मुसलमान है? वो विधायक थे उनसे विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में वोट लिया गया है, लेकिन फिर जब वो थोड़ा अपना अलग रुख बनाने की कोशिश किए, रगड़ दिया गया। कई बार सांसद रहे हैं आजमगढ़ से रमाकांत यादव जी, बीजेपी से सांसद रहे हैं, इस समय मौजूदा एमएलए हैं, और माननीय रमाकांत यादव जी को कई मामलों में, ऐसे मामलों में फंसा करके उनके साथ भी वही सलूक किया गया। आजम खान साहब के साथ उसी तरह किया जा रहा है, इरफान सोलंकी साहब की तरह। एक जगह नहीं मामला, कुछ लोगों को छोड़ के कहिएगा, कुछ लोगों को ख़ास तौर से रियायत बख्श के, संरक्षण प्रदान करके, मंत्री से भी ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल दे करके, सुरक्षा दे करके, ताकत दे करके, तमाम खदानों का ठेका दे करके, तमाम तरह से उनको लैस और मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मदद से उनको आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन जीतने में मदद मिलेगी। अभी पिछले इलेक्शन में मेरा एक बयान देख लीजिएगा, जो बनारस में मोदी जी हारते हारते बचे, तो उसमें सच यही है कि इसी तरह की ताकतों ने जब बिल्कुल अंत के 2-4 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत लगाई थी, तब जाकर के वो रिजल्ट बदल पाए, नहीं तो मोदी जी बनारस में चुनाव हार चुके होते। अब विधानसभा इलेक्शन है, समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? अब देखिए, हम एक बात जानते हैं जी कि 5 साल तक किसी सरकार के कामकाज की समीक्षा करना, उसकी परीक्षा लेना और उसको कॉपी जांच के नंबर देना, ये हमारे देश की ये गोदी मीडिया करती है। 5 साल तक हर साल भर पे 100 में 100% नंबर सरकार को देती जाती है, एकदम डिटेंशन पार्क, एकदम गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन अब आखिरी वक्त वाला जब होता है, अंतिम परीक्षा, तो वो कॉपी जांचती है देश की जनता, उस क्षेत्र के मतदाता। और जब वो मतदाता कॉपी जांच देते हैं तो वो जो असली कारनामा उस सरकार का है उसके हिसाब से वोट दे देते हैं। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है क्या समाज में? आपने क्या किया? हमने नाम बदल दिया, शहरों का नाम बदल दिया, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया। बहुत अच्छा है साहब, बदलते रहिए। काम के नाम पर आपने क्या किया? हमने बस्तियां उजाड़ी हैं, हमने बुलडोज करके लोगों के घर गिराए हैं। निर्माण क्या किया? तो निर्माण में नया निर्माण यही किया है कि समाज में जो नफरत दबी दबी थी, अब उसको प्रोत्साहित करके पूरा ऐसा कर दिया है कि सड़क पर चलने वाले कब कौन किस पर हमला कर दे। ट्रेन में चलने वाले यात्री और दंगाई किसी पे हमला करते थे तो अलग बात थी।
अब तो वर्दी पहने हुए लोग नाम पूछ पूछ करके गोली मार देते हैं। अफसार साहब, यही मसले जो आप बता रही है 22 में भी थे। 22 में एक और नई चीज़ थी, वो ये थी कोरोना। कोरोना के बाद बहुत लोगों के अंदर नाराज़गी थी और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं आएगी। बावजूद इसके 22 में सरकार आ गई। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर 27 में कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम बता दें, अगर बीजेपी अपने दम पर और अपनी आइडियोलॉजी के दम पर इलेक्शन लड़ेगी तो 50 सीट भी नहीं जीतेगी। ये अपनी सीटों को 100 के ऊपर ले जाने की स्थिति में तब होगी जब ये ओम प्रकाश राजभर को जो कैबिनेट मंत्री बनाए हैं उनके खाते में 10-20 सीट दे करके उनसे समझौता करने में सफल होगी। जब ये संजय निषाद को, जिनको इन्होंने कैबिनेट मंत्री बना रखा है, जिनके बेटे को टिकट दे करके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाया और हरा भी दिया, उनको फिर 20-30 सीट दे करके और उनके प्रभाव को और बढ़ा करके उनका समाज का वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करके लड़ेगी। अनुप्रिया पटेल जी हैं अपना दल की, वो इनके एनडीए के हिस्सा हैं, उनके पार्टी के कई मंत्री और विधायक भी हैं। उस पार्टी को और ज़्यादा सीटें दे करके और ज़्यादा बढ़ावा दे करके उनके समाज को आकर्षित करने में, उनका वोट लेने में सफल होगी। और जयंत चौधरी साहब हैं, उन्हीं के कतार जमात में हैं, उनको और उनके भी काफ़ी लगभग डबल फिगर के उनके पास एमएलए हैं। अब उनको सबको और ज़्यादा बड़ी सीटों का तोहफा दे करके उनको साथ अपने साथ जोड़े रख करके और उनके समाज का वोट अपनी तरफ खींचने की। दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बना रखा है, उनके समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट दे करके और उनकी पसंद के टिकट दे करके, ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उत्तर प्रदेश में जी, जो फैसला करने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य जो विधानसभा का चुनाव हार गए, विधायक का चुनाव हार गए, लेकिन डिप्टी सीएम बनाए गए। उनके समाज को जोड़ने के लिए अगर उनको कोई और बड़ा, जैसे अभी तो शोर हो रहा था कि वही चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, योगी हटेंगे वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर शोर होने लगा नहीं वो संगठन के अध्यक्ष बनेंगे। अब तो संगठन के अध्यक्ष भी नहीं बने और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास कई बार से ठगा जा रहा था, अब संजय निषाद के लोग खुद अपने लीडर का सर नोच रहे हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि हम रिजर्वेशन दिला देंगे और हमें नहीं मिला है, हम कई बार इस झूठे वादे पर वोट करेंगे। अब ओम प्रकाश राजभर के लोग भी कह रहे हैं कि भाई आपको हिस्सा मिल गया लेकिन समाज को हिस्सा दिलाइए, और जब तक समाज को हिस्सा नहीं दीजिएगा समाज आपके पीछे कितने दिन तक विश्वास करके चल सकेगा। ये सिचुएशन जब पैदा हो रही है, घबराहट तो बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ का मार्का क्या है बताइए? सबकी एक पहचान होती है ना, योगी की क्या पहचान है? योगी की एक पहचान की बुलडोजर बाबा है। अब बुलडोजर बाबा के नाम पर इस प्रदेश का मतदाता वोट देगा तो ये माथा खराब है और कुछ नहीं है। बट आप अंदर से सबको बुलडोजर बाबा अगर चीफ मिनिस्टर बने रह गए तो समझ लिए कि कोई लड़ाई नहीं हो जाएगी। लेकिन आप जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं ये उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है और इलेक्शन जीतने के लिए हर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और जब सोनेलाल पटेल यानी अनुप्रिया पटेल जी के पिताश्री, मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहता था। वो शुरुआत के दिनों में एक बहुत बहादुर इस बैकवर्ड क्लास की बात करने वाला एक दमदार नेता था। तो उस नेता के साथ तो इसको जातवादी नेता है, लाठियों से पीट करके गिरवा दिया गया, वो जुल्म ढाया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। आज उसकी बेटी जातवादी नहीं है। बोलिए। मैं वही सवाल कर रहा था। जो संजय निषाद के लोग गाजीपुर में आरक्षण की मांग को लेकर के मोदी जी की सभा में पत्रक देने जा रहे थे, उनको पिटवाया गया, इतना पिटवाया गया कि जेल में जाकर के मर गए लोग, मुकदमे कायम कर दिए गए लोगों को। तो ये सब लोग इसी मौके पे हिसाब मांगेंगे। और सुनिए, ये जो पीडीए का फार्मूला लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी आए हैं, इसमें क्यों ये बात कहते हैं कि जाति पर आधारित जनगणना करा लिया जाए और जो भी हमारा बजट है उस बजट में जिसकी जितनी जाति है
उस जाति के कल्याण को दृष्टि में रख करके उसकी योजना बना दी जाए। ये तो बड़े इंसाफ की बात है। ये तो माननीय मानवर कांशीराम जी ने ये कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल। आज दलित समाज के लोग आकर्षित हैं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके हक, उनके हिस्से की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर तरह से अपना रहनुमा मान करके उनको सम्मान देने की बात, हर इशू पर समाजवादी पार्टी आज मजबूती के साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में खड़ी है। तो वो सोशल इंजीनियरिंग की जो आप बात कर रहे थे बीजेपी की, वो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? क्योंकि इलेक्शन में अच्छा, आपको अभी ना समझ में आया। हिंदुस्तान जान गया, दुनिया जान गई कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को इस हिंदुस्तान में अगर कोई फेल करने वाला नेता है, एक नेता है, वो अखिलेश यादव। उसने 2024 में फेल कर दिया। सारे देश में, सुनिए, सारे देश में भाजपा जीती है। एक है जो उत्तर प्रदेश है, जिसको भाजपा अपना मक्का मदीना समझती है, यहां रथ का पहिया धस गया। हाँ, लोकसभा इलेक्शन में फायदा हुआ है। कहाँ है फायदा हुआ? सारी सोशल इंजीनियरिंग आपके पास थी और यही योगी का चेहरा, वही मोदी का चेहरा था। तो यही डबल इंजन की। अरे भाई, इस बार तो ऐसा हरा दिया जाएगा। हाँ। इस बार तो जनता इस मूड में है कि तारा नजर आएगा दिन में। कितनी ये जो सोशल इन्होंने कराया है SIR, हमने आज से 3 हफ्ते पहले कहा था कि बीजेपी के लोग जनता का ध्यान हटाने के लिए कह रहे हैं कि ये विदेशी घुसपैठियों ने आकर के हमारी लिस्ट में अपना वोटर लिस्ट का नाम चढ़ा लिया है। हम विदेशियों को वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं देंगे। उनका सफाया कर रहे हैं, हम SIR कर रहे हैं, यानी घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं जी। और आज छाती पीट रहे हैं। मैंने कहा था कि अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार दिया है भाजपा के लोगों ने। अब कुल्हाड़ी टूटेगी कि पैर कटेगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। तो 27 में समाजवादी पार्टी आ रही है। अरे साहब, डंके की चोट पे आ रही है और इस जुल्म के साम्राज्य का अंत होने जा रहा है। कितनी सीटें ला रहे हैं? अब जाने दीजिए, हम कोई पेशन गोई करके, हम कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है। किसी तहसील पे चले जाइए, वहां सुग्गा लेके पिंजड़े में बैठे रहते हैं सब। 10 रुपया दीजिएगा, वो लिफाफा निकाल के बता देगा कितनी सीटें आ रही। ठीक है। ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरह से समाज के हर वर्ग को जोड़ा है माननीय अखिलेश यादव ने, दलित समाज को जो आकर्षण, जाके देख लीजिए, जितना भी वोट है, कितना वोट है मालूम दलित समाज का उत्तर प्रदेश में? SC और ST दोनों मिला के 24% वोट है। ये 24% वोट में शायद 1% वोट भी बीजेपी के खाते में न जाए। फिर मुसलमान भी हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। मुसलमाने पे तो टारगेट लिया कि अपना वोट बढ़ाने की कोशिश है जी, लेकिन हम उन दलित भाइयों की बात कर रहे हैं। हो सकता है मुसलमान कुछ दे दे भाजपा को वोट, लेकिन दलित भाजपा को वोट नहीं देगा। ये आए दिन गांव-गांव में जो बाबा साहब की उंगलियां तोड़ रहे हैं, सब जो घटनाएं कर रहे हैं, जो अपमानित कर रहे हैं दलित समाज के लोगों को, बहू बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही, सब वक्त का इंतजार कर रहा। और सबको पता है कि वोट इधर उधर बेतरतीब बांटने से खराब होगा और एक जगह उसको ऐसी जगह दिया जाए जो इन लोगों से इस प्रदेश को, इस देश को मुक्त कराए, तो वो फायदा करेगा। इस दिशा में दलित समाज के लोग इकट्ठा हैं, OBC के लोग इकट्ठा हैं, और उसमें अब कहीं मुसलमान बाहर तो है नहीं, 20% वोट है। अब उस 20% ने दिल की धड़कन बढ़ा दी है। उस पर लगाए गए हैं 2 इंजीनियर। एक इंजीनियर कह रहा हम आएंगे लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे। अरे आएंगे, क्या करोगे भैया? तो जहाँ जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहीं हम लड़ाएंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछली बार भी सियासी शऊर के मामले में बेदार है, कोई गलती नहीं किया था और आगे भी कोई गलती नहीं करेगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसका वो फ़ायदा उठा लें। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे और जो अब कतार बनी है, लक्ष्य एक तय हुआ है। मौजूदा सरकार एक जालिम सोच रखने वाली सरकार है। इस सरकार को हटाना है और इस सरकार को हटाने की सोच रखने वाला हर मतदाता खड़ा होगा आके अखिलेश यादव के झंडे के नीचे। इसमें तितर बितर करने वाले को माना जाएगा
कि ये वोट बर्बाद करने वाले लोग आए हैं। अब अपना वोट कोई बर्बाद करना नहीं चाहता। आज भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में 50,000, 60,000, 70,000, 75,000, मोहम्मदाबाद में 77,000 एक एक विधानसभा में वोट कटा है। और हम नहीं, योगी जी खुदे मान रहे हैं कि 85% उसमें हम लोगों का वोट कटा है। आपका घी पिए लोग। 24% अगर आप ओबीसी और ले रहे हैं दलित का, तो मायावती का खत्म पूरा? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं ये। उसमें पहला स्थान मायावती जी को रहेगा, लेकिन उनमें से जो भी हटा ना, उस सब उसी के साथ आएगा। इसी समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा होकर के इस व्यवस्था को बदलने के लिए वोट करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट करेगा। संविधान में मिले उस अधिकार को, जिसमें एक गरीब के बेटे को भी एक वोट देने का अधिकार है, और बिरला, टाटा, डालमिया, सिंघानिया, छदन लाल, मदन लाल, सबको भी एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन यह चालाक लोग एक वोटर होकर के 5 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम डाले थे, जो इस SIR के माध्यम से उनके वोट कटे हैं। आज वो गरीब, वो दलित, वो पिछड़े, वो समाज के कमजोर लोग सब एकजुट हैं। वक्त का इंतजार है, हार जीत ऐसी होगी। ये बिहार नहीं है। बिहार को देखना हो तो देख लीजिएगा, लोकसभा के इलेक्शन में भी 30 सीट जीत के एनडीए गई थी, 10 सीट पे सिमट गई थी इंडिया गठबंधन। ये उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ने दिया गया, तो यकीन मानिए एक शानदार समर्थन पूरे जनता का उनके पक्ष में है, हर वर्ग का है। कांग्रेस होगी साथ में? अभी हम फैसला करने वाले हैं। हम फैसला करने वाले, हमारी हैसियत है। ये कांग्रेस पार्टी खुद ही राष्ट्रीय पार्टी है। वो हो सकता है तय कर ले कि हम 403 सीट पे लड़ेंगे, हो सकता है उनके नेता उनको यही कहें, तो देखा जाएगा जो वक्त आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर अपने दमखम पर, देखिए बात सुन लीजिए, वो दौर बदल गया कि जब हम कहें कि वो चोर है उसको हटा दो, हमको बैठा दो और लोग बैठा देंगे। ऐसा नहीं होना है। हर बूथ पर आपको आपका कार्यकर्ता चाहिए, एजेंट चाहिए, वोटों को ला करके वोट कराने के लिए प्रेरित करने वाला चाहिए। वोटर लिस्ट में गलत नाम है उसको कटवाने वाला चाहिए। वोटर लिस्ट में आपके लोगों का नाम छूट न जाए उसको भरवाने वाला चाहिए। जिस पार्टी और जिस संगठन के पास ये ताकत है, वो उत्तर प्रदेश में मुकाबला कर पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का, सबके बस का नहीं है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने। तो समाजवादी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय समाजवादी पार्टी। अभी 27 विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा करके समाजवादी पार्टी आज इस देश की तीसरी सबसे बड़ी नंबर गेन करने वाली, लोकतंत्र के मंदिर में 37 सीटें लोकसभा में, 4 सीटें राज्यसभा में, आज 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले नंबर पर भाजपा के पास होंगे 240, दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पास होंगे 99, और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। तो इस स्थिति में आज समाजवादी पार्टी है। हल्के से जो लोग समाजवादी पार्टी को ले रहे हैं, और वो अखिलेश यादव, वो माननीय मुलायम सिंह यादव के सुपूत हैं। कुछ आदमी खुद करता है, कुछ लगता है कि कुदरती तौर पर उसके अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कुदरती तौर पर उनके अंदर परिपक्वता आई है, समझदारी आई है, और रणनीति बनाने का और उस पर मजबूती से खड़े रहने का और उस पर कैसे चला जाए ये समय से सबको दिशा निर्देश देने का, ये सारी सलाहियतें उनके अंदर हैं। वो सक्षम है पूरी तरह से। एक बस आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ मैं। अफजाल अंसारी साहब, जब हिंदुस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री लिखी जाएगी, सियासी हिस्ट्री लिखी जाएगी, लोग हिंदुस्तान की आवाम, उसमें मुसलमान भी शामिल है, अफजाल अंसारी को कैसे देखना चाहेंगे? अब हम तो पहले हम अपने मुंह से क्या कहें, अभी तक जितनी चर्चा होती है हमको कहाँ देखते हैं कोई मुसलमान की हैसियत से? कोई देखता है? नहीं। कोई पत्रकार देखता हो, कोई बड़ा नेता देखता हो, कोई बड़े बड़े दार्शनिक हैं? कहीं नहीं। हम तो किसी कोने में हैं, और हम मुस्लिम लीडर हैं भी नहीं।
मैंने इसलिए पूरा का हिंदुस्तान और ख़ासतौर से मुसलमान भी आपको किस नज़रिए से देखें? मुसलमान हमको जानता है और मुसलमान के साथ मैंने कहा आप बांट करके बात कीजिए। समाज को लेकर चलता हूं। आज समाज जोड़ने की बात है। समाज में कमज़ोर, गरीब, बेकस, बेसहारा, लाचार, वो सबके हमदर्दी में सबके साथ खड़े होकर के जो हम कर सकते हैं, खुद को कुर्बान भी करना पड़े तो कर सकते हैं हम उन गरीबों के लिए। उसमें मुसलमान भी है। आप छांट के मुसलमान को अलग रख करके इस मुसलमान को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश है। मुसलमानों की बात नहीं हो रही, अफजाल अंसारी की बात हो रही, तो मुसलमान नहीं है। ये सवाल क्यों इस तरह से बनाया जाता है? सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मुसलमान हाशिए पे चले गए हैं। अच्छा, कब सूरत आपसे पूछ रहे हैं, हम बताइए जी, कौन सी सूरत हाल रही है इससे पहले? मुसलमानों का एक दिन में यह हशर हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ ये। तब और मैं इस जाती तौर पे ये मानता हूं कि मुसलमान ने खुद अपनी हालत बेहतर करने की कोशिश नहीं की। मुसलमान को किसी का मोहताज नहीं होना है। इस इलेक्शन के मौके पर एक बात को जहन में रखना है, एक टारगेट तय कर देना है कि हमको इन फिरका परस्त ताकतों को, जो जालिम हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उनको सत्ता से हटाने के लिए जो ताकत है खड़ी, जो उनको हटा सकती है, हम उनके साथ खड़े होंगे। इसको डिवाइड करने के लिए इस वक्त कि मुसलमान अलग खड़ा हो जाए, ये इस कोशिश में की जा रही है कि भाजपा का फायदा हो जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सताया गया है मुसलमान और सबसे ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है उसके ऊपर। 200 साल पुरानी मस्जिदें गिराई जा रही, दरसगाहों को गिराया गया, औलिया अल्लाह की मज़ारों को खन के फेंक दिया गया और ला के उलझाया जा रहा है। चटाई बिछवा रहे हैं, दरी बिछवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का क्या हक हासिल है? समाजवादी पार्टी में हम नहीं हैं, हम दरी बिछा रहे हैं। यहाँ हम दरी बिछा रहे हैं। ये क्यों बात कही जाती है? जो बात तुम ताज पहनाने का झूठा वादा करके आते हो कि अब मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे, और ताज तो छोड़ो, पैर में चप्पल भी नहीं पहना पाए उनके। क्या कहां खड़ा कर दिया इलाका आपने? आप अलग करके जो मकसद था उसमें कामयाब हो गए, लेकिन अब उससे सबक लेगा मुल्क के दूसरे हिस्सों में, जहां कहीं बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह जो मुस्लिम कौम है वो समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ खड़ी है। और बंगाल में मेरी जहाँ तक देखने की ताकत है, मैं जो देख रहा हूँ, पहले की तरह पूरी और ज़्यादा एकजुट होकर के वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। ये खड़ी है। इसके अलावा और उत्तर प्रदेश में जो असली सोशल इंजीनियर है इस वक्त, वो है अखिलेश यादव। उसने ऐसी इंजीनियरिंग कर दिया है कि इसमें अगड़े भी हैं। ज़ात के नाम पर वो नफ़रत किसी से नहीं करते। उनका कहना है कि हर ज़ात में अच्छे लोग भी हैं, उनको साथ लो, और हर ज़ात में गंदे लोग भी हैं, उनको हटाओ। इस फार्मूले से चलने वाली पार्टी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल साहब। शुक्रिया साहब, धन्यवाद। ये थे अफजाल साहब, जिन्होंने बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक की बातें की। बहुत पुरुम्मीद है कि 2027 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी हुकूमत बनाएगी। ममता बनर्जी बंगाल में वापस आएंगी। और मुसलमानों से ज़्यादा ताल्लुक़ है तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सियासत से या समाजी तौर पे अलग रख कर न सोचें। बहुत ही बेबाक और बेधड़क बातें की अफजाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाम टीवी पे वक्त देने के लिए।